नमस्ते। आज हम टोपी शुक्ला कहानी को पढ़ेंगे जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। और यहाँ पर टोपी शुक्ला की जो कहानी है ये दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक टोपी होता है और दूसरा है इफ़न। इफ़न है मुस्लिम धर्म से है और टोपी है हिंदू धर्म से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि टोपी का जो परिवार है उसमें जो कितने सदस्य हैं। उनकी दादी हैं सुभद्रा देवी और उनके पिता हैं डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला, नीले तेल वाले नाम से प्रसिद्ध हैं। और जो माँ हैं वो राम दुलारी है उनका नाम। बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव और जो नौकरानी है उसका नाम है सीता। तो यहाँ आप देखिए कि जो टोपी है उसकी जो दादी है सुभद्रा देवी, उनका टोपी के प्रति इतना लगाव नहीं है और जो उनकी माँ है उनका भी इतना लगाव नहीं है। और जो मुन्नी बाबू है उनका बड़ा भाई, वो भी टोपी की हर समय शिकायत करता रहता है। जो नौकरानी है घर की सीता, बस केवल वो ही टोपी का विशेष ध्यान रखती है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर इफ़न के परिवार के विषय में जानते हैं कि इफ़न का जो परिवार है उसमें इफ़न के परदादा और परदादी हैं, उनके दादा दादी हैं। और जो उनके अब्बू हैं उनका नाम है सैयद मुर्तज़ा हुसैन, जो कि पेशे से कलेक्टर हैं। और उनकी अम्मी, जो उनकी माँ हैं वो उनको अम्मी बोलते हैं और मुस्लिम धर्म में अम्मी कहा जाता है। और बाजी बाजी कहते हैं बड़ी बहन को। और छोटी बहन जो है उसका नाम है नौजहत। तो आप देखिए आगे हम इस कहानी को शुरू करते हैं। टोपी शुक्ला, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जिसमें इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा, इफ़न ने इसका बुरा माना। अब जैसे कि यहाँ पर उर्दू भाषा में क्या होता है कि फ़ा पर ये जो नुक्ता लगाया जाता है, तो टोपी ने जब भी उस अपने मित्र को बुलाया तो वह नुक्ते का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी इफ़न ने इसका बुरा नहीं माना। परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। तो यहाँ लेखक राही मासूम रजा क्या कहते हैं कि जो टोपी और इफ़न दोनों गहरे मित्र हैं, जिसमें टोपी हिंदू है और इफ़न मुस्लिम है। तो यहाँ इफ़न के बारे में सबसे पहले कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त है और इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा भी माना, लेकिन वह टोपी से बोलता रहा और इस बोलते रहने में उसकी ये बड़ाई भी की गई है, क्योंकि उसे वो उसका दोस्त था तो उसे बुरा नहीं लगा। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे दफले हो जाते हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और अगर मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पढ़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि नामों के चक्कर में क्या अजीब धफला है कि उर्दू और हिंदी एक ही तो भाषा है और ये हिंदवी के दो ही नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाते हैं तो कैसे कैसे धपले उन्होंने बताया, किस तरह के धपले हो जाते हैं कि अगर नाम कृष्ण हुआ तो उसे अवतार कहा जाता है और अगर मोहम्मद है तो उसे पैगंबर। ये मुस्लिम धर्म में इनको जो इनके जो देव हैं तो उन्हें ये मोहम्मद को ये पैगंबर कहते हैं, इनके गुरु हैं। तो नामों के चक्कर में पढ़कर यह भूल जाते हैं कि दोनों ही तो दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। उन्होंने ये कहा है
यहाँ पर दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इन यहाँ पर लेखक ने दोनों को पशुपति और गोवर्धन और ब्रज कुमार यहाँ बताया है। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी केवल ये है कि अधूरे हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि इनकी जो दोस्ती है वो बहुत ही गहरी है। बल्कि बेमानी है, इसलिए इफ़न के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इफ़न के घर चलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हम देखेंगे कि उसकी आत्मा के आंगन में, जहाँ इफ़न रहता है उसके आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं, मतलब वहाँ का कैसा वातावरण है, और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। परंपरा जो होती है, मतलब जो प्रथा लंबे समय से, बहुत दिनों से चली आ रही है, उसे परंपरा कहा जाता है। तो यहाँ इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इफ़न की कहानी सुनाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना टोपी की कहानी सुनाना ज़रूरी है, लेकिन मैं उतनी ही इफ़न की कहानी सुनाना चाहता हूँ जितना कि टोपी के लिए आवश्यक है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूँ, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं और इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। वो कहानी सुनाते हुए कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ इफ़न के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इफ़न जो है वो आपको इस जगह कहानी में कई जगह मिलेगा। न टोपी इफ़न की परछाई है और ना इफ़न टोपी की। ये दोनों तो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि दोनों की जो दो तरह की जो घरेलू परंपराएं हैं, एक हिंदू धर्म से है टोपी और जो इफ़न है वो मुस्लिम धर्म से है। तो दोनों की जो परंपराएं हैं वो अलग अलग हैं। जो परंपराएं चली आ रही हैं, इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा है, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा बन गया। अटूट मतलब जो ना टूटने वाला, मजबूत। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा बन गया है और वो दोनों ही एक गहरे मित्र हैं। आगे, मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम की भाई भाई की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से ये कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? ऐसा तो हम नहीं कहते, घर में भी नहीं कहते, तो हमें बाहर कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? आप भी नहीं कहते। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की आवश्यकता भी नहीं। यदि नहीं है
तो कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई चुनाव तो नहीं लड़ना। यहाँ तो मैं केवल टोपी और इफ़न की कहानी सुना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं तो एक कथाकार हूँ। कथाकार क्या होता है, जो कहानी सुनाता है। तो यहाँ लेखक केवल यहाँ कथाकार का जो फर्ज अदा कर रहा है और वो कहानी सुना रहा है, और एक कथा सुना रहा हूँ मैं टोफी और इफ़न की बात यहाँ कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो पात्र हैं। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला, तो यह बलभद्र नारायण शुक्ला है, वो टोपी का नाम है। और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। इफ़न का नाम क्या है, सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए और काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। यहाँ देखिए कि यहाँ लेखक कहते हैं कि जो इफ़न के दादा और जो परदादा थे वो बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी जो होते हैं, जैसे कि जहाँ ये उसमें रहते हैं और ये अपना पूजा पाठ करते हैं, जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये मुस्लिम लोगों में ये मौलवी होते हैं। और ये काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। अब ये क्या कहते हैं, वसीयत। वसीयत होता है कि जो कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो अपनी संपत्ति पर किसी का लिखित रूप में वो दर्ज करा दिया जाता है कि ये इसके अधीन हो, और वो वसीयत कर गए और लाश मेरी करबला ले जाई जाए। तो उन्होंने उसमें ये भी लिखा कि जो मेरी मृत्यु के बाद मेरी जो डेड बॉडी है वो करबला, एक जगह का नाम है, प्रसिद्ध पवित्र स्थान होता है ये इनके मुस्लिम धर्मों में। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मेरी जो डेड बॉडी को वहाँ पर उस करबला ले जाया जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहले हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। उन्होंने इफ़न के पिता के बारे में यहाँ बताया कि वो जो पहला बच्चा था, जो हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ, वो बढ़कर के इफ़न का पिता था, अब्बू। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे थे तो उन्होंने ये वसीयत भी नहीं की थी, और उनकी लाश को करबला के उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि मेरी लाश को इन्हें करबला ले जाया जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन किए गए थे। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। नमाजी मतलब होता है नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाली, नियमित रूप से नमाज पढ़ती थी उनकी परदादी। नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। ये उनके ये पवित्र स्थान होते हैं जिसमें नजफ, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ कहाँ की उन्होंने यात्रा की थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर भरवा रखवाती थी, और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती थी। सदका होता है एक तरह का टोटका, वो करवाती थी, जो कि पता नहीं उनके यहाँ होता होगा। तो उस तरह का टोटका के बारे में ये लिखा है कि वो एक ये टोटका भी करती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई थी। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जो इफ़न की दादी भी नमाज रोज़ा जो करती थी वो उसके पाबंद थी और उसको समय से अपना नमाज पढ़ती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली, चेचक क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है जिसमें बुखार के साथ पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, उसे कहते हैं चेचक। तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी होकर के उन्होंने बोला कि माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। मतलब माँ के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि हे माँ,
मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, मतलब उसकी तबीयत को ठीक कर दो, जो चेचक निकली हैं वो ठीक हो जाए। पूरब की रहने वाली थी वो, तो 9 या 10 बरस की थी जब वो ब्याह करके उनकी शादी होकर के लखनऊ आई थी। परंतु जब तक जिंदा रहीं वह पूर्वी बोलती रहीं, उन्हें पूर्वी आती थी तो वो पूर्वी भाषा में ही बोलती थी। जो पूर्वी भाषा है, पूरब की तरफ बोली जाने वाली भाषा है ये पूर्वी भाषा। और लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। जो ससुराल में उनके लखनऊ की जो उर्दू बोली जाती थी वो तो मायके की भाषा को उन्होंने गले लगा रखा था, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता हो, इसलिए वो पूर्वी भाषा का ही प्रयोग करती थी। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का। बहुत मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना दिया। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था कि जो उनके दिल की बात समझता। और जब बेटे की शादी हुई तो उन्होंने गाने बजाने के लिए उनकी हार्दिक इच्छा हुई, दिल की इच्छा हुई, लेकिन मौलवियों के यहाँ क्या होता है कि गाना बजाना होता ही नहीं है, और बेचारी दिल महसूस कर रह गई। अब इफ़न की छठी पर, छठी क्या होता है, जन्म के छठे दिन का जो स्नान पूजन वगैरह जो उत्सव मनाया जाता है उस पर उन्होंने जी भर करके जश्न मनाया। मतलब खुशी का जो जलसा था वो उसमें खूब खुशी जाहिर की। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था, और मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ लेखक कहते हैं कि बात इतनी है कि इफ़न जो पैदा हुआ तो अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ, और मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। नाक नक्शा होता है रंग रूप। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इफ़न की जो आत्मा का नाक नक्शा था वो समझ में नहीं आ सकता था, और मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता था। जो उसका रंग रूप था वो समझ में नहीं आ रहा था। अब लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व या तो अपनी मृत्यु के बाद, ये जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं यहाँ पर ये सारे आप इन्हें देख सकते हैं। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी और दूध घी खाती हुई आई थी। परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। यहाँ लेखक कहते हैं कि जो इफ़न की दादी थी वो मौलवी की बेटी नहीं थी, वो तो जमींदार की बेटी थी, और उन्होंने अपने यहाँ दूध घी बहुत खाया था, और परंतु लखनऊ आकर के वो दूध दही के लिए तरस गई थी। बस मायके जाती तो लपट सपट जी भर के खा लेती, और लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपनी मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब वो लखनऊ में आ जाती तो उनके लिए दूध घी नहीं मिलता, और जब वो अपने घर जाती तो लपट सपट जी भर के खा लेती, और लखनऊ आते ही उन्हें मौलविन बनना पड़ता था और घी दूध के लिए तरसना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें, मियाँ मतलब उनके पति के लिए बुलाया उन्होंने, कि अपने पति से उनको यही शिकायत रहती थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। इस तरह की उनको शिकायत थी। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजब, तो बिगड़ गई।
बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। तो यहाँ उनकी दादी क्या कहती हैं, वो लेखक क्या कहते हैं कि ससुराल में जब उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती थी, क्योंकि एक तो दूध भी खाने को नहीं मिलता था। जब मरने लगी, जब मरने का उनका समय आया तो बेटे ने पूछा, उनके बेटे ने, इफ़न के पिता ने, कि लाश करबला जाएगी या नजफ। तो वो बिगड़ गई और उन्होंने कहा कि ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश ना संभाली जाएगा, अगर तुमसे मेरी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। मतलब उन्होंने कहा मेरी लाश को मेरे अपने घर भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें ये याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। कस्टोडियन होता है जो कि जिस पर मालिकाना हक ना हो करके उसका संरक्षण करने वाला विभाग कोई और ही होता है। तो यहाँ मौत सिर पर थी, दादी उनकी मरने वाली थी, उन्हें ये बात याद नहीं रह गई कि घर कहाँ है। घर वाले तो कराची में हैं और घर कस्टोडियन में चला गया है, वो तो किसी और के ये मालिकाना हक किसी और का है यहाँ पर। तो मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, ये कथाकार का ख्याल है। यहाँ कथाकार यही कह रहा है कि जब व्यक्ति मरता है तो छोटी छोटी बातें किसको याद रहती हैं, वो तो तब अपने खूबसूरत सपने सजोता है। तो ये कथाकार जो लेखक कह रहे हैं, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है, क्योंकि उसकी तो मौत नहीं आई है, तो इसलिए उसने ऐसा कहा लेखक ने। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए है कि वो मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आईं। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि इफ़न की जो दादी थी उसे अपना घर याद आया और उस घर का नाम था कच्ची हवेली। क्योंकि कच्ची क्यों कहते थे, क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई थी। और उन्हें दशहरी आम का बीजू पेड़ भी याद आ गया। बीजू पेड़ मतलब जो कि बीज आम की गुठली से लगाया गया था, जो बीज से उन्होंने खुद उस पेड़ को लगाया था और उन्होंने अपने हाथ से ही लगाया था, जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। जिस तरह उनकी दादी बूढ़ी हो गई थी उसी तरह वो पेड़ भी बूढ़ा हो गया था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार बातें, बेशुमार मतलब बहुत सारी बातें उनको याद आ रही थी। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती हैं। जो पुरानी यादें हैं, उनके द्वारा लगाया हुआ आम का पेड़ उनको वो याद आ रहा था। वह बनारस के फातमेन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की जो पोस्टिंग थी उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था और नौकर ने आकर खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीवी कही जाती थी। यहाँ लेखक कहते हैं कि वह बनारस के फातमेन में दफन किया गया उनको, क्योंकि जो मुर्तजा हुसैन की जो पोस्टिंग थी, जो कलेक्टर की जो उनकी पोस्ट थी, वो उन दिनों बनारस में ही थी। और इफ़न स्कूल गया था उस समय। नौकर ने आकर के उस समय खबर दी कि बीवी का देहांत हो गया, तो उनको सभी घर पर बीवी बोलते थे। फन की दादी बीवी कही जाती थी। इफ़न तब चौथी क्लास में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो गई थी। उसी समय इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। वो अपनी दादी को बहुत प्यार करता था। प्यार तो उसे अपने अब्बू से भी था, अपने पिता से भी था, मुर्तजा हुसैन से भी, लेकिन अपनी अम्मी, अपनी बाजी, बाजी कहते हैं बड़ी बहन को, और छोटी बहन नुजहत, छोटी बहन का नाम क्या था, नुजहत, से भी था। परंतु दादी से वह जरा ज़्यादा प्यार करता था। दादी से उसका अधिक प्यार था।
अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी और बाजी का भी यही हाल था। बड़ी बहन भी उसको कभी कभी डांट लगा दिया करती थी और माँ भी डांट लगा देती थी। अब भी अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। कचहरी क्या होता है? न्यायालय। तो वो कभी न्यायालय बना के न्याय सुनाया करते थे। और नुजहत जब को मौका मिलता नुजहत को, छोटी बहन को, तो उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। वो भी अपना उसकी कॉपियों को बिगाड़ने लगती थी। लेकिन एक दादी थी जो इफ़न को बहुत प्यार करती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी दादी। मतलब प्यार से भी बातें करती थी, उसका इफ़न का ख्याल भी रखती थी। और इस तरह बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। जब छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वो और भी प्यारा लगता है, उससे और भी अधिक स्नेह हो जाता है। तो इसी तरह इफ़न का दादी से प्रेम था। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार। तो यहाँ आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। यहाँ लेखक कहता है कि जो दादी है वो कहती हैं कि सोता है संसार, जागता है पाक, पर्द परवरदिगार। पाक मीन्स पवित्र। यहाँ पवित्र परवरदिगार मतलब ईश्वर के लिए कहा है कि सोता है संसार। जब संसार सारा सो जाता है तो केवल एक ईश्वर ही, जो पवित्र परमात्मा है, वो ही तो एक जागता है। और आँखों की देखी नहीं कहती हूँ मैं तो कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में, मुल्क होता है देश में, एक बादशाह रहा रहा करता था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी। जब वो पूर्वी भाषा बोलती थी तो उसको बहुत अच्छी लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे कि वो, अब उसके अब्बू नहीं चाहते थे कि वह पूर्वी भाषा बोले। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगयो है। तू अब्बा अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती है और कहानी शुरू हो जाती है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब इफ़न दादी की भाषा बोलने की इच्छा जाहिर करता है और पिता से पूछता है तो उसे उसके जो अब्बू हैं वो बोलने नहीं देते। और फिर वो दादी से शिकायत भी करता है। दादी से शिकायत करता है, कहता है तो वो हंस पड़ती है और कहती हैं कि अब मोरा का है, मतलब मेरा क्या है बेटा, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ और मेरी बोली तू काहे बोले। तू मेरी बोली मत बोल, मेरी बोली तो अलग है, पूर्वी बोली है, और अपने अब्बा की ही बोली को बोल तू। बात खत्म हो जाती है और कहानी अब शुरू होती है। तऊ बादशाह का हियस के तुरते एक ठो हिरन मार ले आवा। यहाँ लेखक कहते हैं कि तऊ बादशाह का किहसी के तुरते एक ठो हिरन मार ले आवा। तो यहाँ जो उनकी दादी हैं जब कहानी शुरू करती हैं तो वो कहती हैं कि एक बादशाह ने यहाँ एक दो हिरन मार लिए। यहाँ लेखक बताते हैं यही बोली टोपी के दिल में उतर जाती है और ये जो भाषा है वो टोपी को बहुत अच्छी लगती है, उसकी दादी की। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती है। जैसे माँ बोलती है वैसे ही इफ़न की दादी बोलती है, तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी, नफ़रत। अपनी दादी से तो वो नफ़रत करता था। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। उन्होंने यहाँ पर दोनों की भाषा को यहाँ एक बताया है।
वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि वह जब इफ़न के घर जाता था टोपी, तो उसकी दादी के ही पास बैठता और उसे दादी के पास ही अच्छा लगता था। अम्मी और बाजी से वह बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता, कभी कोशिश ही नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता क्या होता कि अलबत्ता मीन्स बल्कि उसकी बोली पर वह हंसने के लिए उसे छेड़ने लगती टोपी को, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी क्या करती, दादी उनका बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाथे उन सभन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। तो उसकी दादी, इफ़न की दादी टोपी से कहती कि तू काहे को जाथे उन सबन के पास, उन सबों के पास तू क्यों जाता है, मुंह पिटावे को झाड़ू मार, मतलब उन पर झाड़ू मार और चल तू इधर आ जा। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। जब वो कुछ भी कहती पूर्वी भाषा में तो वो उससे शक्कर की तरह एक खिलौना लगता था। अमावट, अमावट क्या होता है, जो पके आम के रस की सुखा कर के जो आम पट्टी बनाई जाती है, आम पट्टी, उसे अमावट कहते हैं। तो उसने कहा कि वह तो अमावट बन जाता है, तिलवा बन जाता है। तिलवा होता है तिल की पट्टी, जो तिल से बने हुए जो व्यंजन होते हैं उसको तिलवा, और वो जो उनकी भाषा थी वो अमावट लगती थी। आम की जो जो परत बना दी जाती है सुखा करके, तो आम पट्टी या फिर वो तिल की जैसी व्यंजन बन जाता है और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ जाता कि माता जी को कहते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब भी इफ़न की अम्मा मतलब दादी उससे बात करती तो वो टोपी से यहीं से बात स्टार्ट करती कि तेरी जो अम्मा हैं वो क्या कर रही हैं। तो दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती थी। पहले तो वो चकरा जाता, उसे समझ में नहीं आता कि अम्मा क्या होता है, फिर वो समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगता, अम्मा, अम्मा शब्द उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वह शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता था, मतलब जो गुड़ की डेली होती है उसकी तरह वह शब्द उसको अच्छा लगता था। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा और राम दुलारी खाना परोस रही थी। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन तो गजब ही हो गया कि डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला जो नीले तेल वाले नाम से जो प्रसिद्ध थे, तो घर में उनकी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। मतलब उनके यहाँ भी मतलब खाना मेज और कुर्सी पर खाया जाता था। पहले क्या था कि थालियाँ चौके पर लगाई जाती थी, चौकियाँ होती थी उन पर, और नीचे बैठ कर के खाते थे, लेकिन वो मेज कुर्सी पर उनके यहाँ भी खाना शुरू हो गया था। तो उस दिन ऐसा हुआ कि जो बैंगन का भुर्ता था वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा, तो राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता, मतलब उन्होंने, टोपी ने अपनी माँ राम दुलारी को अम्मी शब्द कह दिया। अब जो अम्मी शब्द है वो मुस्लिम धर्म में बोला जाता है माँ को, तो यहाँ हिंदू, टोपी हिंदू था, उसने जैसे ही अम्मी शब्द बोला, मेज पर जितने हाथ थे वो वहीं के वहीं रुक गए, जितनी आंखें थीं वो टोपी के चेहरे पर जम गईं। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? सबकी नजरें टोपी पर। अम्मी परंपराओं की दीवारें ढोलने लगी।
मतलब जो भी परंपरा जो चली आ रही थी, वहाँ अम्मी शब्द कभी किसी ने सुना नहीं, तो सबकी आंखें टोपी पर जम जम गई। ये लफ्ज तुमने कहाँ से सीखा? लफ्ज मीन शब्द, ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब उसकी जो दादी हैं सुभद्रा देवी, वो वैसे ही टोपी से नाराज रहती थी। फिर उसने कहा कि ये तुमने शब्द कहाँ से सीखा, और उसको डांट लगाई। अब यहाँ देखिए सभी टेबल पर हैं, और ये अम्मी हैं, दादी हैं, और टोपी है, टोपी के पिता हैं, तो सभी यहाँ खाना खा रहे हैं। और उसी समय ये अम्मी शब्द निकलता है, तो सभी की नज़रें टोपी पर टिक जाती हैं, और अम्मी शब्द सुनते ही सभी उसे भला बुरा भी कहते हैं। लफ्ज। टोपी ने आंखें नचाईं। लफ्ज का होता है माँ? अब टोपी कहता है कि लफ्ज, लफ्ज क्या है? तो लफ्ज मीन ये शब्द, उन्होंने जो शब्द बोला कि ये लफ्ज क्या होता है? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गरजी। दादी गरज करके बोली टोपी से कि ये अम्मी शब्द तुमने किससे सीखा? ई हम इफ़न से सीखा। तो उसने, टोपी ने कहा कि ये शब्द मैंने तो इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहले बाहरे। तो दादी कहती है कि मियाँ मतलब जो मुस्लिम धर्म के जो लड़के होते हैं, मुसलमान, उनके लिए उन्होंने कहा कि क्या मियाँ के लड़का मतलब से दोस्ती कर ली है? बाप रे! राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान ना बोला करो। सुभद्रा राम दुलारी पर बरस पड़ी। और उसी समय जब उसने, माँ ने कहा कि ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिए के, बाप रे! तो ये आप बात सुन करके उसकी जो भाषा थी उस पर दादी सुभद्रा देवी नाराज हो पड़ी। लड़ाई का मोर्चा था क्या बदल गया। कहाँ तो वो उस पर बरस रहे थे टोपी पर, लेकिन वो जब उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया तो उसी पर दादी गरज गई। अब दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए, और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि वैसे तो टोपी पर सभी गरज रहे थे कि इसने मुस्लिम धर्म के लड़के से इसने दोस्ती कर ली है, लेकिन जैसे ही पता चला कि उस लड़के के जो पिता हैं वो कलेक्टर हैं, टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली है, तो वह गुस्सा पी गए और कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा था। और तीसरे ही दिन वो कपड़े और शक्कर के परमिट उनसे ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति हुई। दुर्गति मतलब उसकी बहुत बुरी हालत कर दी। घर में सभी ने, माँ या फिर पिता या फिर दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और नाराज हो गई, और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। उसकी माँ ने टोपी को बहुत मारा राम दुलारी ने। ते फिर जाइए ओकरा घरे, हाँ अब तू जाना उसके घर, मतलब इस तरह वो डांट लगा रही थी। अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं। जब टोपी हाँ कहता है कि मैं उसके घर जाऊंगा, तो टोपी की माँ कहती है अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, मतलब कि मैं तेरी हाँ को मैं आगे मिट्टी में मिला दूंगी।
और राम दुलारी मारते मारते थक जाती है, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि मैं वह इफ़न के घर नहीं जाएगा, लेकिन वह फिर भी वहाँ जाने के लिए मना नहीं करता है टोपी। और मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहते हैं। कुटाई होता है मतलब जब उसकी माँ जो उसकी पिटाई करती है टोपी की, तो वो दोनों मुन्नी बाबू बड़ा भाई और भैरव छोटा भाई उसकी पिटाई का तमाशा देखते हैं। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा, मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। कबाब, यहाँ देखिए लेखक क्या कहते हैं कि जब हम एक दिन एको रहीम, यहाँ पर जो बड़ा भाई मुन्नी बाबू है वो कबाबची, कबाबची मतलब कबाब बनाने वाला की दुकान पर मैंने टोपी को कबाब खाते हुए देखा, और उसने मुन्नी बाबू ने उसको ये झूठा नाम लगा दिया, टुकड़ा लगाया। कबाब कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घृणा के 2 कदम पीछे हट गई। अब राम दुलारी को मतलब नफरत सी हुई और वो राम राम कह के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था कि परंतु वह चुगलखोर नहीं था। अब यहाँ देखिए कि जब मुन्नी बाबू टोपी का झूठा नाम लगा देता है और राम दुलारी टोपी की असलियत समझती है कि टोपी ने कबाब खाया है, लेकिन टोपी ने तो कबाब नहीं खाया था, क्योंकि जो असलियत थी वो क्या थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था। कबाब तो मुन्नी बाबू खा रहा था, बड़ा भाई टोपी का, और मुन्नी बाबू ने उसे इकन्नी रिश्वत भी दी थी कि वह टोपी को यह मालूम था कि वह चुगलखोर तो नहीं था, तो उसने शिकायत भी नहीं की किसी से। केवल ये बात उसने केवल इफ़न से कही थी। उसने अब तक मुन्नी बाबू को कोई भी बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देख रहे हो, ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा कि तू हमें कबाब खाते देख रहे हो, ना देखा रहा वो दिन। मुन्नी बाबू ने कहा कि हाँ, मैंने उस दिन तुम्हें कबाब खाते हुए देखा था, झूठा नाम उसका लगा दिया। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। इस पर सुभद्रा देवी ने कहा कि जब तुमने उसे खाते हुए देखा टोपी को कबाब, तो उस दिन क्यों नहीं बताया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। टोपी ने फिर असलियत बताई कि ये तो झूठ बोल रहा है दादी। टोपी ने बताया, उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोच रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता। अब यहाँ देखिए लेखक क्या कहते हैं कि टोपी उस दिन से बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा तो नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका, क्योंकि वो सीधा और सज्जन भी था। उस दिन तो वह इतना पिट भी गया था माँ से कि उसका सारा बदन दुख भी रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता, मतलब वो अपनी सच बात को रख भी सकता, क्योंकि वो मुन्नी भाई से मुन्नी बाबू से छोटा था। मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो नहीं था, क्योंकि वो उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, और मुन्नी बाबू से वो छोटा है टोपी। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। अब दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी के अलावा और किसी चीज़ को फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाता था।
तो यहाँ लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है कि जब स्कूल में इफ़न से टोपी मिलता है तो उसे वो सारी बातें बता देता है। और जुग्राफिया, जुग्राफिया किससे कहा है? ज्योग्राफी, जो हिंदी में कहते हैं उसे भूगोल शास्त्र। तो ज्योग्राफी का जो वो पीरियड है छोड़ करके वो निकल जाते हैं। और पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी मतलब उसके हाथ से कुछ भी नहीं लेता था, केवल उसके हाथ से फल लेकर के ही खाता था और किसी चीज़ को वो हाथ लगाता ही नहीं था। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें। अब टोपी कहता है इफ़न से कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों आपस में दादी बदल लें। तू मेरी दादी ले ले, मैं तेरी दादी ले लेता हूँ, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोरे घर चली जाए। वो दादी बदलना चाहता है। हमरी दादी तब बोली तू ही लोगन को बोल थी, यह नहीं हो सकता। अरे हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोल थी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दादी बदली जाए। दादी तो नहीं बदली जा सकती, यह तो नहीं हो सकता। इफ़न ने कहा अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? उसने कहा तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है ना, तू हमें एक ठो दादियो ना दे सकतो? तो उसने टोपी ने कहा कि तू हमें एक दादी को नहीं दे सकता? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी, क्योंकि दादी उसको भी बहुत प्यार करती थी। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफ़न ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। अब उसने कहा कि ये जो दादी है, दादी तो नहीं बदली जा सकती, अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? मुझे भी तो कहानी मेरी दादी सुनाती है, 12 बुर्ज की कहानी। तू हम में एक ठो दादियों ना दे सकतो? तो उसने टोपी ने कहा कि तू मुझे अपनी एक दादी नहीं दे सकता? टोपी ने खुद अपने दिल की टूटने की आवाज़ सुनी कि अगर मैं टोपी को अपनी दादी दे देता हूँ तो मैं दादी के बिना कैसे रह सकता हूँ? जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। उसने टोपी से कहा जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की माँ भी तो है। तो इफ़न ने कहा यह बात टोपी की समझ में फिर आ जाती है। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी हो गई? उसने कहा टोपी ने। हाँ। तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरी हो। तो टोपी कहते इफ़न ने कहा कि मेरी दादी ने कहा है कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन टोपी कहता है कि हमारी दादी ना मरी हो, हमारी दादी नहीं मरेगी। तो इफ़न कहता है मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है? तो वो कहता है कि मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी थोड़ी है, वो तो झूठ नहीं बोलती। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। अब देखिए ठीक उसी वक्त जब ये टोपी और इफ़न बातें करते हैं दादी के मरने की बात, तो उसी वक्त नौकर आता है और पता चलता है कि इफ़न की दादी का देहांत हो गया, वो मर गई। और इफ़न चला गया और टोपी अकेला रह गया। उस समय इफ़न तो चला जाता है दादी के मरने पर और टोपी अकेला वहाँ रह जाता है। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया और वहाँ बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठ करके इफ़न की दादी के लिए दुख प्रकट कर रहा था, रो रहा था कि मतलब मैं अब किसके पास जाऊंगा, क्योंकि इफ़न की दादी उसे बहुत प्यार करती थी। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। अब यहाँ देखिए लेखक क्या कहते हैं कि शाम को संध्या के समय जब इफ़न
के घर जाता है टोपी तो वहाँ उसे सन्नाटा दिखाई देता है और घर भरा हुआ भी है। वहाँ काफ़ी रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा अधिक लोग हैं, क्योंकि दादी का देहांत हो गया है। परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर पूरी तरह से खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, ना तो वो जाति देखता है ना उम्र देखता है। जिस तरह कि जो उसकी दादी थी इफ़न की, वो 72 ईयर्स ओल्ड और ये कहाँ छोटा बच्चा था, और दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी। टोपी और दादी एक ऐसा ऐसा संबंध हो चुका था टोपी और दादी का। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह नहीं समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे और एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। मतलब ना तो इफ़न की दादी को ज़्यादा वहाँ पर कोई महत्व देता था और ना टोपी को घर में न कोई समझता था, केवल उसकी नौकरानी सीता के अलावा। दोनों ही प्यासे थे प्रेम के, एक दूसरे के स्नेह के लिए। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, एक दूसरे की मतलब दोनों में गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों अपने घरों में एक अजनबी की तरह और भरे घर में अकेला महसूस करते थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। जब भी टोपी जाता तो दादी के पास ही बैठा करता था इफ़न के यहाँ। एक 72 वर्ष की थी, 72 ईयर्स ओल्ड, और दूसरा केवल 8 ईयर्स। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती। अब यहाँ टोपी क्या कहता है कि तेरी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर जाती तो ठीक होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। अब उसने पुरसा मतलब सांत्वना दी। यहाँ टोपी ने इफ़न को सांत्वना दी है। पुरसा मीन्स होता है सांत्वना देना। इफ़न ने कोई भी वहाँ पर जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुप रहे। दोनों दोस्त चुप रहे और दोनों ही दोस्त रोने लगे। यहाँ इफ़न ने कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ इस बात का जवाब उसको आता भी नहीं था कि वो क्या जवाब दे टोपी को। और इस तरह दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगते हैं। और ये आपका पार्ट 1 हुआ। इसका सेकंड पार्ट आप आगे देखोगे। धन्यवाद।